का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान विषय का कंप्लीट सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में अपन आज पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 7। देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन उसके थोड़ा बहुत जो हेडिंग वगैरह है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी अंगों के ऊपर या किसी शरीर के विशेष भागों पर जो कंट्रोल किया जाता है वह सारा उस नियंत्रण के अंदर आता है। और साथ में अपन पढ़ेंगे समन्वय, यानी आपको पता है अपनी बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं, 640 मांसपेशियाँ हैं, इतने सारे अंग हैं, कितनी जटिल सारी प्रक्रिया, उन सभी का एक कोऑर्डिनेशन कौन बना रहा है। तो वो दोनों चीज़ें अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो NCERT के नए सिलेबस के ऊपर आधारित है। अब वो कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो या केंद्रीय बोर्ड का या अन्य स्टेट बोर्ड का हो सकता है। जैसे कि आपको पता है इस साल से राजस्थान बोर्ड में भी NCERT का कोर्स लागू हो चुका है। तो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर की रूपरेखा बता देता हूँ। इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में, अपना पूरा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके अगर यहाँ पर कुछ पिन चुभ हो रहा, तो पिन चुभोने के बाद में आप लोग उस हाथ को तुरंत हटा लेते हो, यानी कि आपने इतनी जल्दी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया की है, तुरंत आपने इतना एक्शन लिया, तो कैसे लिया, वो सारी चीज़ें अपने इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और पढ़ाऊँगा, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाऊँगा कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ बच्चे हाइट में कम रह जाते हैं, कुछ बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें को कौन निर्धारित कर रहा है, इनको रोक कौन रहा है, इनको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है। साथ में अपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि पादपों में गतियाँ किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो अपन तो दोस्तों करते हैं अपन आज वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। देखो, किसी भी नई चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग उसके टॉपिक को देखा करो। उसके टॉपिक का नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यानी जब तक आप लोगों को उस हेडिंग को समझ नहीं लेते ना तब तक आप लोग आगे मत बढ़ा करो। तो देखो, इस हेडिंग को अपन समझने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ। हमने इससे पहले 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, या मैं आपको बताऊं, अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाइए, मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, साथ में आपको PDF नोट्स भी दूंगा। प्लस जब अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपका प्यार मिलेगा, आपके लाइक्स मिलेंगे और आपके कमेंट आएंगे, तो हम इसकी क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद में जो बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो करवाएंगे। यानी कुल मिला के आप लोगों को विज्ञान की तरफ से चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नियंत्रण का मतलब जैसे अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे पिताजी हो गए, माताजी हो गई, वो अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी देखरेख करता है। तथा समन्वय, देखो समन्वय का मतलब होता है, मान लीजिए 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, मान लो आपके 2 भाइयों के बीच में या 2 बहनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उस समय क्या करेंगे, जैसे मम्मी है या पापा है, वो आप दोनों की सुलह करवाएंगे कि नहीं बेटा आपने ये चीज़ इससे क्यों ले ली, इससे ले ली तो आप इसको वापस दे दो, या दोनों आधा आधा करके आराम से बांट लो। तो ये चीज़ें क्या होती है, समन्वय। अब अपन बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर। दोनों चीज़ें किस में पढ़ रहे हैं अपन, जंतुओं में। यानी कि जो हमारा जो मानव का जो शरीर है, अभी इतना बड़ा मानव का शरीर है, इस पर कोई ना कोई तो है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और कोई ना कोई है जो इसको समन्वित कर रहा है। तो देखो, दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक का काम तो क्या होता है, नियंत्रण करने का, और दूसरे काम क्या होता है, आपस में सामंजस्य बनाने का, आपस में सामंजस्य बनाने का, ताकि जितने भी सिस्टम हैं वो सारे तंत्र आपस में मिलकर या आपस में जुड़कर एक दूसरे की मदद करें, और मदद करने के साथ साथ में समस्त कार्यों का संपादन करें, ठीक है। तो चलिए, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए सॉरी दोस्तों, अगर थोड़ी वॉइस आ जाए बैकग्राउंड में, थोड़ा उसको मर्ज कर देना, क्योंकि मैं आपको पता है, आपको गांव में रहता हूँ, गांव में थोड़ी आवाज़ वॉइस वगैरह ज़्यादा रहती है, क्यों, पेड़ पौधों की, पक्षियों की, इन्हीं की है, बाकी और यहाँ का एनवायरनमेंट शुद्ध है। देखो जंतुओं में, अब देखो जिस प्रकार अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग अपना कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर, चाहे हमारा मानव का शरीर हो या पशुओं का शरीर हो, हम सभी जंतु वर्ग में आते हैं। तो इनके लिए शरीर में कुछ अलग अलग इकाइयाँ होती है जो नियंत्रण और
यानी कि वो क्या करती है, कुछ चीज़ें तो करती है कंट्रोल और कुछ करती है उन आपस में समन्वय करती है। तो इस कड़ी में दो चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है हमारा तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले हमारे क्या है तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद में आता है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखो ये दोनों शरीर के ऐसे मुख्य भाग हैं जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। तो नियंत्रण की बात करें अपन, पर्यावरण की अनुक्रियाओं के प्रति उत्पन्न गति को तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। ऐसे समझो, मैंने क्या बोला, पर्यावरण की अनुक्रिया, जिसे सपोज करो अचानक से किसी ने आपको आवाज़ दी, अचानक किसी ने आपको आवाज़ दी, मान लीजिए देखो ये से हैं आप यहाँ पर हैं, किसी ने आपको इधर आवाज़ दी, आवाज़ देते आपकी अगर गर्दन इधर थी तुरंत आपकी गर्दन इधर घूम जाएगी। यानी कि आपने क्या कर दिया, उस आवाज़ के प्रति क्या कर दिया, आपने अनुक्रिया कर दी, वो भी एक नियंत्रण के साथ में। ऐसा थोड़ी हो गया आपने उस आवाज़ को देखते दौड़ने चले गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसे सामंजस्य के द्वारा होता है कि भाई हमें क्या बुलाया जा रहा है, क्या मुझे ही पुकारा जा रहा है, वो सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एक मैं आपको जनरल उदाहरण लेके और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, सपोज करो, ठीक है, ये आपका हाथ है और इधर मोमबत्ती जल रही है, आग लग रही है, ठीक है, आपको पता नहीं है, यानी इधर मोमबत्ती है और उधर आग लग रही है। ये आपका हाथ है और ये है आग, या पिन मान लो, सुई मान लो। अचानक से जब आपके टच होता है ये भाग, अचानक से आपके टच होता है तो आप लोग क्या करते हैं, इस हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, इस हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग उस आगे के अंदर अपना हाथ दे रहे हो या उस पिन अगर गलती से चुभ गई तो उसको और चुभा रहे हो अपने अंदर, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो बेटा ये जो दोनों क्रिया आपने की अचानक हुई है, ये क्रिया क्या हो गई है यहाँ पर, अचानक आपने तुरंत हाथ हटा लिया है। आपने किसी से पूछा थोड़ी कि भाई मेरे पिन चुभ रही है क्या हाथ हटाऊं, या मेरे हाथ जल रहे हैं क्या हाथ हटाऊं, या उस आग में दूं, नहीं किया ना, अचानक हो रही है। तो ये काम कौन करता है, हमारे शरीर का एक तंत्र होता है जिसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। तो दोनों बातें आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, समन्वय की और नियंत्रण की। तो समन्वय उद्दीपक के प्रति, यानी कि जैसे अगर आग लग रही है उसके प्रति उचित प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाता है। यानी जब अपने पिन चुभी तो आप लोगों ने कितने एडजस्टमेंट, यानी सही तरीके से आपने तुरंत वहाँ से हाथ हटा लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका समन्वय। देखो कुछ चीज़ें अपने तंत्रिका तंत्र में पढ़ने से पहले मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है बच्चों। देखो एक सबसे पहले इकाई आती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जैसे कोई ना कोई काम करने वाला होता है घर पे, ठीक है, जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, इसी प्रकार इन आवेगों को या इन संवेगों को लाने ले जाने वाली एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है, अगर आपकी कहीं पे पिन चुभ गई तो पिन चुभते ही वो तुरंत हाथ हटवाने का जो मैसेज वहाँ पर भेज रहा है, वो कोशिका का नाम क्या है यहाँ पर, न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और शरीर की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तंत्रिका आवेग, अब देखो ये जो मैसेज गया कैसे, यहाँ पर जब आग लगी या पिन चुभी, कहाँ गया वो अपना हाथ, ये रहा था अपने, जब यहाँ पर चलो दूसरा बना देता हूँ आप लोग, ये हाथ अपना और ये आग लग रही है इधर। तो देखो ये जब आग लगी यहाँ से, तो आग लगते ही ऊष्मा यहाँ पर हाथ को लगी और ये जो मैसेज कितना तेज़ी से गया और कितना तेज़ी से वापस आया, उधर से मैसेज इधर गया, इधर से कमांड आई कि हाँ भाई तुरंत हाथ हटा लेने, हाथ जल जाएगा। तो ये जो जाने का और जो आने का ये माध्यम क्या है, वो माध्यम होते हैं तंत्रिका आवेग। वो क्या होते हैं, तंत्रिका आवेग। यानी आवेग का मतलब क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को बात। तो अब अपन बात करें तंत्रिका तंत्र की। तो देखिए जो शरीर का कंट्रोल करने वाला या शरीर को कोऑर्डिनेट करने वाला जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है CNS, दूसरा होता है PNS। ठीक है, C का मतलब यहाँ पर कंट्रोल नर्वस सिस्टम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंट्रोल
अब मैंने कंट्रोल तो आपको क्यों बोला, ताकि आपको पता रहे कि ये केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है। वास्तव में अपने इसको अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन मैंने आपको कंट्रोल बताया क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके दो भाग है, जैसा कि आप अब देखते समझ जाओगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मतलब अपना ब्रेन हो गया, मस्तिष्क का मतलब क्या होगा ना, ब्रेन, और ये हो गया अपना स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, ठीक है। तो दोनों चीज़ होगी इसमें, तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए जो मुख्य तंत्रिका तंत्र होता है उससे जो छोटी छोटी जो नर्व्स निकली होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है। जैसे मान लो मस्तिष्क से अगर छोटी छोटी नर्व निकलेगी तो उसको अपना बोलेंगे कपाल तंत्रिका, क्योंकि ये तो दो ही है। अब इनसे जो छोटी छोटी और अन्य, जैसे मान लो पेड़ है, कोई पेड़ है, सपोज करो ये कोई पेड़ है, समझो ये कोई पेड़ है, इससे और छोटी छोटी शाखाएँ लगी हुई है, तो ये तना हो गया, तना से छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई है, तो तने का काम तो कौन रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई है ये शाखाएं होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें अगर मस्तिष्क से निकल रही है तो उसको बोलेंगे कपाल तंत्रिका, और अपने मेरुरज्जु से निकल रही है उसको अपन बोलेंगे मेरु तंत्रिका, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब तंत्रिका कोशिका, अपने पास में एक हेडिंग आई है तंत्रिका कोशिका। तो देखिए जो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि किस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब उनमें ऐसा हो क्या रहा है कि जिस वजह से आपको ये सब पता लग रहा है कि सर कितना जल्दी से मैंने यहाँ पर हाथ हटा लिया, मेरे को जब भी ताप लगा या मेरे को पिन चुभी तो मैंने कैसे मैसेज को आगे पीछे किया। तो इसके लिए अपन देखो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, वो देखते आप लोग तुरंत से समझ जाओगे, ठीक है। आपकी पुस्तक में डायग्राम मिल जाएगा आप लोगों को, और ये लो देखो, ये होती है अपनी एक तंत्रिका कोशिका। ये क्या अपनी एक तंत्रिका कोशिका, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, हैं थोड़ा सा क्या मोबाइल कमज़ोर रह गया इसलिए थोड़ा ब्लर ज़्यादा करता है। अगर आप बच्चों का प्रेम होगा तो ऐसी बात नहीं है, अच्छा मोबाइल भी लेके आएंगे जो कैमरे वाला होगा, जिसमें आप लोगों को सुविधा भी होगी, और बोर्ड पे भी लाने की कोशिश करेंगे। देखो ये एक तंत्रिका कोशिका होती है, यानी इन्हीं के द्वारा जो मैसेज होते हैं वो लाते हैं और ले जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो देखो इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं डेंड्रोन, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेंड्रोन। देखो ये बार कैमरा ठीक हो, हाँ पहला भाग क्या हो गया यहाँ पर, डेंड्रोन। ये डेंड्रोन होता है जो आपको दिख रहे हैं ना तार से निकले हुए, ये शाखा से निकली हुई, इसको अपन बोलते हैं डेंड्रोन। हिंदी में अपने इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं अपन इसको, द्रुमिका। इस पूरे भाग को अपन बोलते हैं कोशिका काय। ये जो आपको इसे छल्ले से दिखाई दे रहे हैं उसको अपन बोलेंगे तंत्रिकाक्ष। अंग्रेजी का वर्ड जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी की, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसको अपन बोलते हैं एक्सोन। और जो तीसरा है भाग, इसको अपन बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। ये मैसेज लेती कहाँ से, ये मैसेज लेती है देखो इधर कोशिकाओं से। कोशिकाओं को अगर मान लो अगर अपन आग जला रहे हैं तो कोशिकाओं को उष्मा महसूस होगी, उष्मा महसूस होगी तो वहाँ से मैसेज कौन उठाएगा, तंत्रिका आवेग उठाएगा। और ये क्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि आप और हमको पता नहीं लग पाता कि कब हमारे पिन चुभी और कब हमने तुरंत हाथ को हटा लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, देखो इधर बताता हूँ, उसमें नोट्स में मैंने आपको लिए एकदम सरल तरीके से बताया। देखो द्रुमिका, ये द्रुमिका है यहाँ पर, यह है। अगर कोई मैसेज आएगा, इधर ही बताते हैं, देखो क्या वीडियो ब्लर कर रहा है, थोड़ा सा एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है आप लोग, एक मिनट दोस्तों। देखो ऐसे सोचो इसको, मैं इसको इधर समझाता हूँ आप लोगों को, हैं। ये द्रुमिका क्या है, देखो जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये द्रुमिका, इधर समझाते देखो इसको। जैसे ऐसे सपोज करो ये अपनी कोई कोशिका है, कौन सी, तंत्रिका वाली कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका का ये डायग्राम है, ऐसे सोचो इसको, ठीक है। तो जो ऊपरी ऊपर वाला भाग है, ये भाग हो गया इसका डेंड्रोन, ये क्या है इसका, डेंड्रोन। और ये वाला भाग क्या है यहाँ पर, एक्सोन। ये बीच वाला भाग क्या हो गया यहाँ पर, एक्सोन। और ये अंतिम भाग क्या हो गया इसका, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब देखो मान लो इसी के पास में जब कोशिका से मैसेज आएगा तो इसने कोशिका से मैसेज लिया, इसने क्या किया, कोशिका से मैसेज लिया और इसका जो अंतिम सिरा था वहाँ तक इसने पहुँचा दिया। यानी मैसेज सबसे पहले आएगा डेंड्रोन में, उसके बाद में एक्सोन में, उसके बाद में अंतिम सिरे में। अब एक कोशिका से अब फिर वो दूसरी कोशिकाएं होती है, अब फिर वो दूसरी कोशिका होती है
उस दूसरी कोशिका का जो डेंड्रोन होगा, उसका जो डेंड्रोन होगा वहाँ तक ये मैसेज आएगा। यानी कि डेंड्रोन से एक्सोन, एक्सोन से अंतिम सिरा से फिर कोई दूसरी कोशिका आएगी उसके डेंड्रोन से, इस प्रकार से चेन बनती जाती है। तो ये चेन जैसे मैं आपको दिखाऊं कि एक बार मैं इसको वापस समझाता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये एक कोशिका हो गई और दूसरी में अपन एक बार और फिर से देख लेते हैं। एक बार मैं बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये दूसरी है और फिर ये चक्कर चलता रहेगा। तो इधर जो इसका अंतिम सिरा है, इसका प्रारंभ सिरा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इस जगह को अपन बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। मेरे साथ से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं बोल दूँ आप लोगों को, डेंड्रोन में आएगा मैसेज, डेंड्रोन से तंत्रिका से एक्सोन में आएगा, एक्सोन से इसके अंतिम सिरे में जाएगा, अंतिम सिरे से फिर नई कोशिका आके डेंड्रोन से आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मैसेज जाता हुआ मेरुरज्जु व मस्तिष्क तक जाता है और वहाँ से फिर कमांड मिलती है कि भैया वहाँ से हाथ को हटा लीजिए। तो पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको अपन ने दो भागों में बांटा है। पहला होता है यहाँ पर ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल होता है, जैसे आवाज़ निकालना, ठीक है, हाथ उठाना, ये चीज़ें क्या होती है, इनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। किसी को आपने चाटा मार दिया तो आपका कंट्रोल है वो। तो ये काम कौन करता है? इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। तो इसका कंट्रोल कहाँ से आएगा? मस्तिष्क से। यानी कि आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे इसको पीटना है, तो आपने जब विचार किया मुझे इसको पीटना है, तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है? अपना ब्रेन कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये अनैच्छिक क्रियाओं का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर भैया आप लोगों का कंट्रोल नहीं है। जैसे हृदय का धड़कना, दिल आपका धक धक कर रहा है, क्या आप लोग अपनी इच्छा से उसको बंद कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते सर। ब्लड प्रेशर, आपकी रुधिर वाहिनियों में ब्लड घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते सर। लार बढ़ना, हार्मोन्स, इन चीज़ों के ऊपर भैया आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अब एक अपने पास में इसमें एक चीज़ आई है अपने पास में, प्रतिवर्ती क्रियाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है एक क्रिया जिसका नाम क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो वह क्रिया जिसे हम यंत्रवत या अपने आप ही होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को, देखो सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अपन उन क्रियाओं को लेते हैं जिनका अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए हृदय धड़क रहा है, अब इसके ऊपर किसी ना किसी का तो कंट्रोल अपना नहीं है। अपना नहीं है इसका मतलब मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पर। तो इसका कंट्रोल किसका है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का है। और ये जो काम हो रहा है इसको अपन बोलते हैं, या जो ये क्रिया हो रही है उस क्रिया को अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और जिस मार्ग से यह क्रिया पूर्ण होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि जिस रास्ते से, अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी चीज़ें, आपको घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है आप लोगों को। अब मैं आपको एक बार चीज़ समझाता हूँ। ये प्रतिवर्ती चाप क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसा आपको एग्जाम में डायग्राम बना के आना है। किताब में डायग्राम ये नहीं है, लेकिन ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए सरल भाषा में बनाया है। तो आप हो सके तो मेरे साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना। कोई गर्म वस्तु है, अचानक आपके हाथ के लगी गर्म वस्तु, हाथ को में क्या मिली? उष्मा मिली, यानी गर्मी मिली। और उस उष्मा को अपन क्या बोलेंगे? उद्दीपन। जैसे मान लो आपके स्कूल में सर ने डांटा, तो डांटना तो ये होगी यहाँ पर उष्मा, और उसको देखते आप लोग डर गए, या जो सर ने आदेश दिया उसका आपने पालन किया, या उसको आपने ग्रहण किया। डाटा यानी ये क्या हो गया? आपके लिए उद्दीपन हो गया। उस उद्दीपन को आपने क्या किया? यहाँ पर ग्रहण किया। अब ग्रहण, अगर हाथ की अगर गर्मी लग रही है तो ग्रहण कौन करेगा? हाथ की त्वचा। इसी त्वचा को अपन बोलते हैं उष्माग्राही। यानी कि इसको ग्रहण किसने किया? हाथ की त्वचा ने इसको ग्रहण किया, तो अपन इसको बोलेंगे उष्माग्राही। अब यहाँ से मैसेज कहाँ पर जाएगा? मेरुरज्जु में जाएगा। मेरुरज्जु कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरुरज्जु कहाँ होता है। जैसे ये है अपनी खोपड़ी, सब जानते हैं इस खोपड़ी को, ब्रेन को, और इसी ब्रेन के अंतिम भाग से ऐसे एक मेरुदंड निकली होती है, ठीक है। अपने पीठ के पीछे एक दंड, मेरुदंड होती है ना। इस मेरुदंड के
अंदर तंत्रिका आवेग होते हैं या नर्व होती है, उन नर्व को अपन बोलते हैं मेरुरज्जु। ध्यान रखना इस बात का। इस हड्डी के अंदर, इस मेरुदंड के अंदर तंत्रिकाएं होती है, उन तंत्रिकाओं को बोला जाता है मेरुरज्जु। और ये किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से जुड़ी होती है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर मेरुरज्जु। अभी मैं आपको पूरी डिटेल इसके आगे समझाऊंगा। तो ये मैसेज कहाँ तक गया? मेरुरज्जु के पास में। मेरुरज्जु ने इस मैसेज को प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा तुरंत भेजा। कहाँ पर? उस हाथ के पास में मैसेज को भेजा। उस हाथ को बोला कि भैया गर्मी लग रही है, आपकी स्किन जल जाएगी, ऐसा काम करो, उसको तुरंत वहाँ से हटा लो। तो ये काम कौन कर रहा है? उस भुजा में जो मसल्स हैं, यानी जो मांसपेशियाँ हैं, उन पेशियों ने वो काम किया, उस हाथ को वहाँ से तुरंत हटा लिया। उस हाथ को वहाँ से तुरंत हटा लिया। तो हटाना यानी उसने क्रिया की। इस उद्दीपन के प्रति जो उसने क्रिया की, उसे अपना बोलते हैं अनुक्रिया। उसको अपना बोलते हैं अनुक्रिया। और अनुक्रिया क्या हुई? हाथ अपने वहाँ से तुरंत हटा लिया। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मार्ग पूरा, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को रिवाइज करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे वीसी नोट्स, विज्ञान क्लासेस के नोट्स से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु द्वारा ही अनुक्रिया की जाती है। ध्यान रखना इस बात का। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु द्वारा ही अनुक्रिया की जाती है। यहाँ पर मैसेज ब्रेन को नहीं भेजा जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि मान लीजिए आपका हाथ के लग रही है यहाँ पर, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये अपना हाथ था भैया, ठीक है, यहाँ पर आग लग रही थी, तुरंत यहाँ से मैसेज गया मेरुरज्जु के पास, मैंने स्पाइनल कोड के अंदर मैसेज किया। अब देखो स्पाइनल कोड का क्या नेटवर्क बहुत बड़ा है, अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर नेटवर्क बहुत बड़ा है इसका। तो वहाँ पर मैसेज आया, तो इसने क्या किया, तुरंत यहीं से आदेश दे दिया कि भैया एक काम करो, इस हाथ को तुरंत हटा लो। अब देखो सुनो, तुरंत हटाने की वजह से तुरंत मैसेज यहाँ गया और यहाँ पर चला गया। लेकिन अगर यही मैसेज अगर ब्रेन तक जाता तो ब्रेन में उसका एनालिसिस होता, ब्रेन इसको सोचता कि हाँ भाई क्या करना है, तो इसमें क्या होता, समय बर्बाद हो जाता, समय बर्बाद हो जाता। तो इस समय बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इस मेरुरज्जु ने ही यहाँ से आदेश दे दिया कि भाई एक काम कर, तू पहले इसको यहाँ से हटा ले, बाद में अपनी ये मैसेज फिर इसे हाई कमांड को भेज देंगे, यानी फिर बाद में इसकी सूचना मस्तिष्क दे दी जाती है। फिर कई बार अपने विचार आता है यार बढ़िया रहा, अरे मैं तो बाइक पर जा रहा था, उस दिन बाइक पर नहीं गया, या मैं तो एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं तो बच गया, यानी ये सूचना तो मस्तिष्क तक तो जाएगी लेकिन वो बाद में जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। अगर संवेग मस्तिष्क तक जाता है, यानी मैसेज मस्तिष्क तक जाता है और वहाँ से अनुक्रिया का आदेश मिले, तो वह प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं में सर मेरुरज्जु तक ही मैसेज जाता है। तो अपना बात कर लेते हैं अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा मस्तिष्क। देखो मस्तिष्क यानी खोपड़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि मेरा तो दिमाग ही सर पढ़ने में नहीं चल रहा है। भाई पढ़ने में चलेगा कैसे, तुम लोग दिमाग लगाओ बेटा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो देखो अपना बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इसका डायग्राम किस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपने उसके काम की बातें करते हैं। देखो मस्तिष्क, इसका वजन होता है 1400 ग्राम का। कितना वजन होता है इसका? 1400 ग्राम का होता है। और इसका आयतन होता है 1300 सीसी। जैसे गाड़ियों में जैसे 100 सीसी की, 150 सीसी की, 200 सीसी का इंजन आता है ना, उसी प्रकार अपना इंजन कितना है, 1300 सीसी का अपना इंजन है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ये घन में इसका आयतन है, ठीक है। देखो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा आप लोग को। शरीर में मस्तिष्क समन्वयकारी केंद्र है। मस्तिष्क कपाल गुहा में बंद होता है। यानी आपने कभी भूत वाली पिक्चर देखी, उसमें खोपड़ी से नज़र आती है आप लोगों को, जैसे भूत के लिए डराने के लिए खोपड़ी से रखते हैं ना उसमें, तो उस खोपड़ी के अंदर ही सुरक्षित रहता है 1400 ग्राम का मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। मस्तिष्क कपाल गुहा में बंद होता है। मस्तिष्क किस में बंद होता है, यानी सुरक्षित रहता है। इसकी बहुत मोटी ऊपर लेयर होती है, जैसे ड्यूरामीटर या पायरामीटर, एक्टोमीटर। ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मस्तिष्क कपाल को बंद होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मैं आपको एक बार इस लाइन को पढ़ देता हूँ। देखो अग्र मस्तिष्क ने आगे वाला इसको अपना मतलब फोर ब्रेन, यह प्रेम मस्तिष्क का बना होता है। तो
तो देखो 3 भाग हैं यहाँ से, देखो ये आपको जो ऐसे गोल गोल छल्ले से दिखाई दे रहे हैं ना, ये है अग्र मस्तिष्क। ये क्या है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क। ये ब्रेन का है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। थोड़ा वीडियो ब्लर कर रहा है लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो प्रेमस्तिष्क यानी ये वाला भाग हो गया अग्र, ये वाला भाग हो गया मध्य और ये वाला भाग हो गया पश्चिम, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अपना अगला भाग लेते हैं इसका। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे मोटिवेशन को इसको लाइक ज़रूर करते रहना और अपने जो अदर दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारी मेहनत का फ़ायदा आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क आपने देखा, आपको एज इट इज ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है। इसका कोई डिवाइडेशन नहीं है। अग्र मस्तिष्क का डिवाइडेशन है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छल्ले यहाँ पर बने हुए हैं। और पश्चिम मस्तिष्क, इसमें होता है पोन्स, इसमें क्या होता है? पोन्स, अनुमस्तिष्क तथा मेंडुला। ये 3 भाग होते हैं। कहाँ होते हैं? देखो, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, 3 भाग इसके। ये होते हैं सबसे पीछे जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसके होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? सर ये मेरुरज्जु से जुड़े होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, अपनी गर्दन किससे जुड़ी है? पीछे जुड़ी हुई ना, ठीक है। और ध्यान रखना इस मस्तिष्क से, इसी भाग के अंदर अपने जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी वो मैं आपको बताऊँगा। हाइपोथैलेमस और पीस ग्रंथि भी होती है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं यहाँ पर कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको आना चाहिए। अपने विज्ञान क्लासेस पॉइंट अपना सबसे अपना पहला पॉइंट है, शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं प्रेमस्तिष्क के द्वारा संपादित होती है। जो अपने अभी गोल गोल छल्ले देखे ना, उन छल्लों के द्वारा ये ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन होता है, यहाँ वहाँ पर उनका कंट्रोल होता है। दृष्टि व श्रवण यानी देखना और सुनना, देखना और सुनना इत्यादि का काम कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। जो खाली सी जगह है ना वो कर रही है। अपनी किताब हाथ में रखा करो तुम लोग, जब नोट्स ये वीडियो देखो ना उस समय किताब हाथ में रखो बेटा। और जो पश्चिम मस्तिष्क का जो पोन्स भाग है वो भाग क्या करता है? श्वसन को कंट्रोल करता है कि आपको सांस तेज लेना है, धीरे लेना है, कैसे करना है। इसके अलावा जो अनुमस्तिष्क भाग है, जो अनुमस्तिष्क भाग है वो क्या करता है? यहाँ पर शरीर के आसन को स्थिर करता है। आसन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आसन का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी का बैलेंस किस प्रकार हो। जैसे मान लो अगर आपको सीधी रेखा में जाना हो तो आप एक लाइन में जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि भाई आपको एल आकार में जाना है, यू आकार में जाना है, टी आकार में जाना है। तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? अपना अनुमस्तिष्क कर रहा है। साथ के साथ में जैसे आपको साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या लिफ्ट में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपना कौन काम कर रहे हैं? यहाँ पर बैलेंस का काम ये कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क। अब अपना एक चीज़ है मेंडुला। मेंडुला भाग क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का काम करता है। याद रखना, ऐच्छिक क्रिया तो कौन कर रहा था? यहाँ पर प्रेमस्तिष्क कर रहा था। अनैच्छिक क्रिया कौन कर रहा है? यहाँ पर मेंडुला भाग यहाँ पर कर रहा है, जो सबसे लास्ट वाले पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। अब एक काम की चीज़ें मैंने आपके लिए स्पेशल लिखी है। मध्य मस्तिष्क के प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, जो मैं आपको दिखा दूं। देखो एक बार फिर से वीडियो ब्लर करेगा इधर, इसलिए तो मैंने दिखा था आप लोग। ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, इस वाले भाग को अपन बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इंपॉर्टेंट है, याद करना, नोट कर लेना इसको। अगला अपना प्रेमस्तिष्क, ये मैं आपको अलग से पॉइंट लिखा है मैंने। देखो जो प्रेमस्तिष्क है वो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग प्रेमस्तिष्क होता है, जो मैंने गोल गोल छल्ले देखा है ना आप लोगों को। तथा जो अनुमस्तिष्क होता है यानी सेरिबेलम होता है, वो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपको पता होना चाहिए सर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रेमस्तिष्क। और उसी मस्तिष्क का सबसे मतलब दूसरे नंबर वाला भाग कौन सा होता है? वो होता है अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क की बात हो गई है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मेरुरज्जु। मेरुरज्जु होती है जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर होता है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। अब ये थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर कम ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो कोई महिला जिसका हाइट कम है तो उसकी कम हो जाएगी। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन का कार्य करता है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए रास्ता भी प्रदान करता है, जैसा कि अपन ने ये पढ़ लिया है। अब अपन बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अब तक अपने बात की थी किसकी? तंत्रिका तंत्र की। अब अपन बात कर रहे हैं जंतुओं में हार्मोन की। तो हार्मोन, या जिसको अपन बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखो 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको आना चाहिए। पहले हार्मोन नया शब्द है अपने पास में, आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। शरीर की क्रियात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने वाले अंतःस्रावी
ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न विशेष रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का मतलब हो गया कोई केमिकल है जिनको कुछ ग्रंथियां होती है, जो विशेष ग्रंथियां होती है वो ही स्रावित करती है। और ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? नलिका विहीन, यानी कि ये अपने रस को या अपने केमिकल को सीधा ब्लड में मिला देती है, सीधा ब्लड में मिला देती है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे बताया इसको? देखो सुनो मेरे बात, मान लो जैसे लार ग्रंथियाँ, इस ग्रंथियाँ तो लार भी होती है, लेकिन लार ग्रंथि को अपन अंतःस्रावी में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए लार ग्रंथि है, ठीक है, तो लार ग्रंथि में जो लार होती है ना वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलती, वो किस में मिलती है? अपने भोजन में। किस में मिलती है? भोजन में। भोजन से फिर पाचन तंत्र के द्वारा फिर वो ब्लड तक जाती है। लेकिन जो ये हार्मोन होंगे वो डायरेक्ट ब्लड में मिलेंगे, ठीक है। तो यही कारण है, इसको अपन अंतःस्रावी हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन हमारे शरीर के अंगों और तंत्रिका तंत्र के बीच संवाहक के रूप में कार्य। संवाहक का मतलब होता है एक सेतु, यानी जैसे पुल हो गया, आपको एक से दूसरे भाग की तरफ जाना है तो पुल होता है ना, तो इसी प्रकार ये हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनकी वृद्धि और विकास को कंट्रोल करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक समूह है जो विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन करता है या उत्पादन करता है। इस प्रकार का जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को अपन बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब अपने मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां जो मैं आपको एक बार इधर डायग्राम में दिखा देता हूं। देखो सुनो, ये है अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अपने कोर्स में इतनी है। देखो सबसे ऊपर आपको खोपड़ीपुर दिखाई दे रही है, हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष ग्रंथि और इसी के पास में होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये तीनों तो होती है अपने मस्तिष्क से ऊपरी भाग में। इसके थोड़ा सा गले के पास में आएंगे तो यहाँ पर थाइमस ग्रंथि होती है, पराउटो ग्रंथि होती है, आउटो ग्रंथि होती है, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों। इसके नीचे अपन आएंगे अपन अगर तो एक तो अग्नाशय ग्रंथि होती है जो पाचन में काम करती है, अभी आपको बताऊंगा इंसुलिन वगैरह। और ये अधिवक्र यानी एड्रेनल ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर होती है एक जोड़ी। अगर यहाँ पर व्यक्ति अगर नर है तो उसके वृषण होंगे और मादा है तो यहाँ पर क्या होंगे? अंडाशय। बाकी सारा कुछ सिस्टम यहाँ पर सेम होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग पर मौजूद है। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, या जो भी एग्जाम आपका लगेगा उसमें क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये ग्रंथियाँ कहाँ मौजूद है। तो अपने सीरीज वाइज अपने इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए लोगों के लिए एक विशेष बनाया है, चार्ट बनाया, उस चार्ट के आधार पर अपने इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन में होती है, उसके द्वारा हार्मोन जो स्रावित होता है जिसका नाम है मोचक व निरोधी हार्मोन। और मोचक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। अगर किसी बच्चे की हाइट को बढ़ाना है या किसी हार्मोन को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा? मोचक। और निरोधी का मतलब उसको कम करना है तो उसको रोकने का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस है वो इन जितनी भी ग्रंथियाँ हैं इनके ऊपर कमांडिंग का काम करती है। ये इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कमांड करती है, ठीक है। और ये काम क्या है इसका? कंट्रोल करने का, यानी कि ये कुछ काम करती नहीं है, बस खाली कंट्रोल का काम करती है। भाई किसको कितना देना है, किसको कितना खिलाना है, बस। दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ये GH हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। ग्रोथ हार्मोन यानी आप लोगों ने देखा कुछ बच्चे तो 6-6 फुट के हो गए, कुछ लोग 5-5 फुट के हो गए हैं। किसी का विकास बढ़ गया, किसी का विकास नहीं बढ़ा। तो ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसी कारण है कि इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। और ये इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी अन्य हार्मोन उन सभी पर कंट्रोल करती है। भाई मास्टर होता है ना, जैसे आपकी क्लास का मास्टर होता है, वो आपकी पूरी कक्षा के ऊपर कंट्रोल करता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई इस विद्यार्थी उस क्लास को चला रहा है, नहीं, शिक्षक उस क्लास को चला रहा है। तो मास्टर क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मास्टर ग्रंथि क्या। अच्छा, मैं आपको एक काम की चीज़ विशेष बात बता रहा था दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए कि मास्टर ग्रंथि तो होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, लेकिन मास्टर की भी एक मास्टर ग्रंथि और होती है। उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस। इसको अपन बोल सकते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं अपने इसको? हेड मास्टर ग्रंथि। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि कौन है तो वो तो आप लोग बताएंगे पीयूष ग्रंथि को। और अगर हेडमास्टर ग्रंथि पूछता है या आपसे पूछे कि हेडमास्टर ग्रंथि कौन है, या ऐसे पूछ सकता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि का नाम बताइए,
तो मुझे बताओगे आप लोग हाइपोथैलेमस, या आप एग्जाम में बताओगे हाइपोथैलेमस। एक कमेंट में करके मुझे बताना कि क्या आपको इस चीज़ का पता था कि हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है, और नहीं पता है तो अपने रिवीजन के लिए कमेंट में मुझे ज़रूर लिखोगे आप लोग कि हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस होती है। क्यों? ताकि जिससे आप लोगों को याद हो जाए, याद रखना इस बात को। पीनियल ग्रंथि, देखो पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलेटोनिन हार्मोन करती है। मेलेटोनिन दैनिक जीवन, जैसे रंग काला, अगर बाल सफ़ेद हो गए या त्वचा का रंग काला पड़ गया, वो सारा इसी हार्मोन के द्वारा देखा जाता है। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करती है। आप सभी जानते हैं अपन आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं। आयोडीन क्या करता है? इसे थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को नियमित करता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये काम क्या करती है थायराइड ग्रंथि? आरबीसी का निर्माण करती है, किसमें? ब्लड में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन इसमें मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा? गले का घेंघा रोग हो जाता है, या जिसको अंग्रेजी इसको गोइटर भी बोलते हैं। अगली यहाँ पर पैराथायराइड। पैराथायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पैराथार्मोन स्रावित करती है। इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम व फास्फेट का नियंत्रण करना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? टिटेनी रोग हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आप लोग, आपके लिए विशेष लेके आए हूँ, जिसको ढंग से याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा। अगले अंतरास्त्रावी ग्रंथि है जो पाचक रस्तों को स्रावित करती है, इसका नाम क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय, देखो अग्नाशय एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालती है इंसुलिन, और दूसरा क्या होती है? ग्लूकेगोन। मुख्यतः इंसुलिन का काम क्या होता है, या ग्लूकेगोन का काम क्या होता है? रक्त में शर्करा को कंट्रोल करते हैं, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। अगर इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं मधुमेह रोग। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवक्र ग्रंथि। ये किडनी के ऊपर एक जोड़ी होते हैं, दो होती है, इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में एड्रेनालिन बोलते हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन स्राव होता है इसको बोलते हैं एड्रेनालिन या एपिनेफ्रोन। एड्रेनालिन क्या होती है? ये आपातकालीन हार्मोन है। जैसे मान लीजिए आपको सामने एक अचानक से शेर आ जाए, अचानक से कुत्ता आ जाए, तो आप लोग दुम दबा के भागते हो, ठीक है, या अगर आपके हाथ में लट है तो लट बजाते हो उसके। तो उस अचानक यानी आपातकाल में जो आपने काम किया है वो काम कौन करवा रहा है? यहाँ पर एड्रेनालिन। इसको 3F क्यों बोला गया? 3F इसलिए बोला गया, ये क्या करता है? फियर, फाइट या फ्लाइट। फियर का मतलब अगर कोई अचानक परिस्थिति ख़राब हो गई तो या तो आप लोग डर जाओ, या उससे लड़ जाओ, या वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है यहाँ पर? एड्रेनालिन ग्रंथि। अगले अंतःस्रावी ग्रंथि है वृषण। ये पुरुष में पाया जाता है और ये हार्मोन स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन। काम क्या होता है? नर के लैंगिक जननों का विकास करता है, यानी उसमें पुरुषत्व की भावना को बढ़ाता है, या पुरुषत्व संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सारा वर्षण करता है। अगर महिलाओं की बात करें तो फीमेल में होता है अंडाशय। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जो मादा में लैंगिक विकास करता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी समझदार हैं इसमें। थाइमस, थाइमस के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये बाल्यकाल के अंदर ये सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसका विशेष कार्य खाली बाल्यकाल तक ही होता है। बाल्यकाल के बाद में इसका विशेष कार्य नहीं रहता है, यानी इसका विकास रुक जाता है। एक विशेष अपना विषय पॉइंट है, हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पुनर्भरण क्रियाविधि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे सिर्फ वह क्रिया जो हार्मोन की मात्रा को संतुलित करते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में हार्मोन का निकलना चाहिए, कितनी मात्रा में हार्मोन नहीं निकले, उस सारी चीज़ें को नियंत्रित करती है पुनर्भरण क्रियाविधि। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने आगे चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ते हुए अपन। देखो, जिस प्रकार आपने जंतुओं में समन्वय पढ़ा है उसी प्रकार अपने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और अपने लेसन में, जिसका नाम है पादपों में समन्वय। अब देखिए, पादपों के अंदर कोई विशेष तंत्रिका तंत्र होते नहीं है, इनमें ब्लड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, न इनमें हृदय होता है, न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, लेकिन फिर भी ये बेचारे अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपना काम चलाते हैं। तो पादपों में गति, सबसे पहले हेडिंग है पादपों में गति। तो पौधे या इसके किसी भाग में किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली गति पादप गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा छुई मुई। छुई मुई में क्या होता है, अगर आप उसकी पत्तियों के हाथ लगाते हैं तो पत्तियां सिकुड़ जाती है, नीचे झुक जाती है। ठीक है, या पातों में गति यानी हवा चल रही है, पत्तियां लहरा रही, वो भी एक प्रकार की क्या है यहाँ पर गति है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गतियाँ को अपने दो भाग में, वैसे प्रकार नहीं है इसके, लेकिन अपने इसको दो प्रकार से देखते हैं। पहला वृद्धि होती है, वृद्धि पर आश्रित गति, यानी कोई छोटा सा पादप है वो
5 सेंटीमीटर का पादप 10 सेंटीमीटर का हो गया तो वो आ जाएगा वृद्धि पर आश्रित गति में। वृद्धि से मुक्ति गति यानी छुई मुई। जैसे मान लो पत्ती तो इतनी बड़ी है, आपने इसको छुआ, फिर ये छोटी सी सिकुड़ गई, थोड़ी देर में बाद में इतनी बड़ी हो गई, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की वो वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो छुई मुई अपना एक विशेष पॉइंट है कि क्या कारण है, एग्जाम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पॉइंट अपना विज्ञान क्लासेज पॉइंट है कि ऐसा क्या कारण है ये छुई मुई के आप लोग हाथ लगाते हैं उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। तो जब छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है या झुक जाती है, क्योंकि ये वैद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं, यानी कि इनकी पत्तियों में एक ऐसा केमिकल होता है जो इस छुई मुई की पत्तियों को सिकुड़ देती है। क्यों? क्योंकि छुई मुई को सिकुड़ना जल की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण होता है। यहाँ पर अब मानव की तरह किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है, यहाँ पर कोई रासायनिक इतना बड़ा कोई जाल नहीं है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, याद रखना, जल की मात्रा अगर कम हो जाएगी पत्तियों में तो पत्तियाँ सिकुड़ जाएगी, और जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो पत्तियाँ वापस से फैल जाएगी। बस इतना सिस्टम होता है, यही कारण है कि छुई मुई की पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। अगले हेडिंग अपनी पादपों में गति। दो प्रकार से होती है पादपों में गतियाँ, पहले होती है अनुवर्तन गतियाँ और दूसरी होती है अनुकुंचन गतियाँ। तो अनुवर्तनीय ये गतियाँ उद्दीपक के आधार पर निम्न प्रकार से होती है। उससे पहले मैंने आपको इधर कुछ पॉइंट था वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है। ऐसे समझ लो यार, जो आप उसको उद्दीपन दे रहे हो ना, उसी उद्दीपन के अनुरूप वो कार्य कर रही है, उसी उद्दीपन के अनुरूप वो कार्य करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक, देखो ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, भूल गया मैं, ये तो अपना छुई मुई का अपना डायग्राम था। आपने हाथ नहीं लगाओगे तब ऐसी रहेगी, हाथ लगाने के बाद में सिकुड़ जाती है। देखो वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर। देखो जैसे सपोज करो, ये देखो, अगर मान लो प्रकाश की दिशा इधर है तो ये पौधा है ना वो इधर मुड़ जाएगा, यानी प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इधर देखो आप लोग, अगर आपने गमले को ऐसे उल्टा पटक दिया तो जड़ें तो धरती की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये जो तना ज़मीन में चलेगा, नहीं, तना क्या करेगा, प्रकाश की तरफ गति कर लेता है। तो ये दोनों चीज़ें शायद मेरे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये होती है अनुवर्तन गतियाँ, ठीक है। यानी जिस दिशा में आप लोग इनको उद्दीपन देंगे, अगर आप प्रकाश उधर देंगे तो उधर की तरफ मुड़ जाएगी, और प्रकाश अगर आप विपरीत दिशा में देंगे तो विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। तो इस कड़ी में अगर मान लो आप उद्दीपन अगर आप उसको प्रकाश दे रहे हैं तो गति कौन सी कहलाएगी, प्रकाशानुवर्तन गति। गुरुत्व यानी कि जड़ें, जैसे आपने देखा गमले को आपने लेटा दिया लेकिन तना फिर वापस उड़ जाता है, तो ये गति होती है गुरुत्वानुवर्तन गति। रसायन अगर आप उद्दीपक देंगे, ये रसायन कहाँ होता है, रसायन होता है जब जनन होता है पादपों के अंदर, जैसे बीजांड या परागकण वाली क्रिया होती है ना, उस समय यह रसायनुवर्तन गति होती है। पानी अगर आप पानी के द्वारा अगर कोई गति करेगा पौधा तो वो कहलाएगा जलानुवर्तन गति। अगर आप स्पर्श करोगे पौधे को, जैसे अपन छुई मुई स्पर्श करते हैं ना, तो वो गति होती है स्पर्शानुवर्तन गति। तो पहली गति मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, अनुवर्तन गतियाँ। दूसरी गतियाँ हैं यहाँ पर अनुकुंचन गतियाँ। अब अपन चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक के अंतिम चरण की तरफ। अनुकुंचन किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के अंग की गति जिसमें उद्दीपक की दिशा द्वारा अनुक्रिया की दिशा निर्धारित नहीं होती है, अनुकुंचन गति कह जाती है, और इस घटना को अनुकुंचन कहते हैं। जैसे मैं आपको इसको सीधी सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखो सपोज कीजिए, जैसे अपने प्रकाशानुवर्तन में तो क्या देखा कि जिधर प्रकाश होगा उधर ही पत्तियाँ मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उद्दीपन की दिशा के ऊपर उसकी गति निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना इस बात का। उद्दीपन की दिशा के ऊपर पौधे की गतियाँ निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, स्पर्शानुकुंचन और प्रकाशानुकुंचन। किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति अनुक्रिया में पौधे के भाग की जो गति, अरे किसी चीज़ को आप लोग छुएंगे और छूने के बाद में पौधे ने जो कार्य किया वह स्पर्शानुकुंचन कहलाया। कुंचन का मतलब होता है अगर सिकुड़ गया, कुंचन का मतलब क्या हो गया, सिकुड़ गया। प्रकाश की अनुक्रिया में पौधे के अंग की अदिशात्मक गति प्रकाशानुकुंचन। अदिशात्मक यानी यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से प्रकाश आ रहा है उसी तरह पौधे गति करें, ये यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कुल मिला के बात ऐसी है कि जिधर उद्दीपन आ रहा है उधर अनुक्रिया करे, यहाँ पर ये कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर पादप के हार्मोन। जिस प्रकार हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर हार्मोन पढ़े थे,
उसी प्रकार पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं। तो पहला हार्मोन होता है ऑक्सीन, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। अब आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, अगर किसी जीव की वृद्धि होती है तो वृद्धि करने के लिए कोशिका विभाजन जरूरी होता है। तो अगर पौधे का आपको वृद्धि करनी है तो आप किसका छिड़काव करोगे वहाँ पर? ऑक्सीजन का। दूसरा हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी क्या करता है? पौधों में कोशिका विभाजन बढ़ाने के साथ साथ बीजों तथा नलिकाओं में प्रसुप्ति विच्छेदन में सहायता करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग पौधे में जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बीज होते हैं ना, बीज अगर मान लो अगर एक बीज अगर 10 दिन में अंकुरित हो रहा है तो इस जिब्रेलिन के छिड़काव के बाद में वो 5 दिन में अंकुरित हो जाता है। यानी कि ये जिब्रेलिन में क्या कर रहा है? वृद्धि को बढ़ा देता है। अगला साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी वृद्धि करने में सहायता करता है। एब्सिस अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। एब्सिस अम्ल एकमात्र ऐसा हार्मोन है पादपों में जो पादपों की ग्रोथ को रोक देता है। अगर पौधे की अगर ग्रोथ को रोकना है तो आप लोग एब्सिस अम्ल का इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। जैसे पत्तियां मुरझा गई बेचारी, यहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर एब्सिस अम्ल प्रेजेंट हो गया। ये छुई मुई वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? फलों को पकाने वाला गैसीय हार्मोन होता है। यानी कि इसके द्वारा क्या होते हैं, जितने भी फल वगैरह होते हैं वो पकने में सहायता होते हैं। जैसे आपने देखा कभी केले वगैरह को आपने देखा, आम वगैरह को देखा, आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि उनको पकाने के लिए अपन किसी विशेष घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों अपने कक्षा 10 का जो ये 7वां चैप्टर था जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे मनोबल के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो आप सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है। किसी प्रकार की यहाँ पर भाग दौड़ नहीं होगी, आपको आपके हिसाब से यहाँ पर पढ़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।